ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में इस वक्त की बरतानिया की सियासी सूरत हाल और उसके नताइज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुमताज़ सहाफ़ी व तजिया निगार सकलैन इमाम साहब, और हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सहाफ़ी व तजिया निगार फरजाना अफजल साहिबा ने, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लंदन से सफ़ीना खान साहिबा। आप तमाम की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सकलैन इमाम साहब आपसे ये है कि एग्ज़िट पोल्स जो कुछ बता रहे थे या जो कुछ मुबस्सिरीन अंदाज़े लगा रहे थे, क्या बरतानवी इंतखाबात के नताइज उसके मुताबिक आए या उससे कुछ हट कर आए? क्योंकि हमने तो ये देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा कोई उसकी हिमायत में या कोई ऐसा एग्ज़िट पोल नहीं था जो ये कह रहा हो कि वो जीत जाएंगे। तो यहाँ क्या सूरत हाल हुई? क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान में, वो इस चीज़ को बड़ा एक दिलचस्पी से देख रहे हैं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रा। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो 100% दुरुस्त तो कभी भी नहीं होते, एक रुझान बताते हैं। तो इन एग्जिट पोल्स ने जो रुझान बताया था वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, सिवाय इसके कि कमी बेशी ये है कि एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि टोरीज जो है यानी कंजर्वेटिव है वो 130 या 31 सीटें लेंगे, जबकि अब नज़र आ रहा है कि उनकी 119 हैं। तो ये फ़र्क ऐसा है जो यानी टारगेट के लिहाज से ज़्यादा है। लेकिन अगर एक और जो दूसरे पोल्स हैं उनमें बाज़ का ये ख्याल था कि ये 100 भी नहीं ले पाएंगे, तो वो भी यानी जो तज्जिया था या पेशीन गोई थी वो भी गलत साबित हुई है। और फिर रात गए दरमियानी यानी शब में जब इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हो गए थे और बज़ाहिर लगा कि टोरीज वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बीबीसी वालों ने ये भी कहा कि शायद ये 130 से भी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बिल आखिर 119 पे जाके ये नंबर ठहरा है। तो आप इसी तरह समझ लीजिए कि लिबडम के बारे में कहा जा रहा था ये 60 या 61 तक जाएंगे, लेकिन आप वो देख लीजिए वो 71 तक चले गए हैं, विच इज रिकॉर्ड इन देयर हिस्ट्री। इसी तरह रिफॉर्म्स के बारे में 13 सीटें दी जा रही थी, उनको सिर्फ 4 सीटें मिली, लेकिन उनके वोट की परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल बहरहाल एक तज्जिया होता है, एक मुस्तकबिल की एक शक्ल पेश हर 100% नहीं कर सकते। तो आप इनको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, ना 100% दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन जी, बेहतर है ये जो मतलब एग्जिट बहुत पोल्स हैं। फ़र्क नहीं आया। उन जी, जी, अंदाज़ों में कोई बहुत फ़र्क नहीं आया। अच्छा, देखिए बहुत फ़र्क कि नहीं है। ऋषि सुनाक ने मुआशी इशारिये बेहतर आने के बाद स्नैप इलेक्शन का ऐलान कर दिया। ये तो कहीं नवंबर में जाके इलेक्शन होने थे, उन्होंने अभी करवा दिए। ये सोचते हुए या यह देखते हुए कि हालात हमारे हक में हैं। तो फिर कंजर्वेटिव पार्टी के हारने की क्या वजह बनी? देखिए, ऋषि सुनक के जो इशारे अच्छे नज़र आ रहे थे, ये ऐसे थे जिनके असर आम लोगों की ज़िंदगी पर बिल्कुल नहीं था। आपने यानी ऋषि सुनक ने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल की, उसके लिए उन्होंने एक चीज़ होती है हम जानते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि ऐसे इक़दामात करना जिनसे अखराजात कम किए जाएँ और अखराजात कम करके आप इन्फ्लेशन को कम करें। ये एक बेहतर तरीक़ा इन्फ्लेशन कम करने का नहीं है, लेकिन आमतौर पे हुकूमतें ये करती हैं क्योंकि उनसे नज़र आता है कि इन्फ्लेशन जब कम होगी तो रुपए उनकी करेंसी की कदर बढ़ेगी और सरमायाकारी होगी। तो ये सब चीज़ें मुस्तक़बिल की होती हैं कि इनसे कब सरमायाकारी होगी, कब आम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल जो लोगों के लिए था, वो ये था कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, तो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से मॉर्गेजेस के रेट्स बढ़ गए हुए थे, क्रेडिट कार्ड्स के रेट्स बढ़ गए हुए थे। तो हर किस्म का जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो उससे आम आदमी ने ज़ाहिर है किस्तें भी देनी हैं, किराए भी देने, किराए बहुत बढ़ चुके हुए हैं। उसने फूड स्टोर में जाके अपना खाना भी खाना है, वहाँ भी चीज़ें महँगी हैं और आदमी की और जबकि लोगों की इनकम में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ। तो वो जो इशारे थे वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से मुस्बत अब होना शुरू हुए हैं, आप समझ लीजिए कि 3 साल बाद।
जबकि उससे पहले मुसलसल ये 1% का जीडीपी ग्रोथ रेट था, या बहुत हुआ तो 1 से कुछ ऊपर गया। जबकि अभी ऋषि सुनक ही के ज़माने में ये तकरीबन स्टैगफ्लेशन, या जिसको कह रहे थे कि कसाद बाज़ारी का एक ज़माना आ गया था, यानी कोई ग्रोथ नहीं थी और मनफी सब कुछ जा रहा था। तो उस इन हालात में जब हालात कुछ बेहतर नज़र आए तो हम ये कह सकते हैं कि अशारिये बेहतर है, लेकिन अशारिये बेहतर है बदतरीन हालात की निस्बत। खुशहाली नहीं आई है, आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। लिहाज़ा आम आदमी ने अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा के अखराजात, अपनी आमदन के मुताबिक जब देखा, तो ऋषि सुनक के दावों का उनको खुद कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, लिहाज़ा उन्होंने वोट नहीं दिया और तय किया कि टोरीज़ को, सिर्फ ऋषि सुनक को नहीं बल्कि टोरीज़ को हमने आउट करना है। और फिर ये कि अच्छा टोरीज़ का ये आपके ख़्याल। जी, जी। माज़रत मैं तो जी, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जुआ खेल लिया और उनका दाँव कामयाब नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने जुआ नहीं खेला, उनके पास रास्ता ही कोई नहीं था, क्योंकि अगर वो नवंबर में जाते तो हालात और सख्त होने थे। जब आप इशारे, उनके पास सिर्फ एक ही खबर थी कि इशारे कुछ बेहतर हो रहे हैं, ठीक है? हुँ। इसका फ़ायदा इमीडिएटली नहीं होता कभी भी। अशारिये इस किस्म के जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेहतर होते हैं, तो उनसे सिर्फ ये होता है कि आप की एक उम्मीद बनती है, लेकिन जो उसकी तकलीफ़ होती है, आपने जब देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ऑस्टेरिटी का मतलब ये है कि आप अखराजात नहीं कर रहे हैं। और बरतानिया में इस वक़्त बहुत बड़ा बहरान ये है कि ना सिर्फ ये कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, बस एनएचएस को पैसे नहीं दे रही है, स्कूल्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को पैसे नहीं दे रहे हैं, मुसलसल हड़तालें चल रही हैं आपको, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, उनकी तनख्वाह में कोई इज़ाफ़ा खातिर खान नहीं हो रहा है। और लोगों के बिल जो हैं वो इस गैस और पेट्रोल की वजह से बढ़ गए हुए हैं, खुराक के अखराजात बढ़ गए हुए हैं, तो उसमें लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो और ये हालात अभी और ख़राब होने हैं, इस लिहाज से, आम आदमी की ज़िंदगी के लिहाज से, क्योंकि यूक्रेन की जंग से आप बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस किसी वक़्त भी ऊपर जा सकती हैं। तो ये बुहरान अभी तकलीफ़ देगा, चुटकियाँ लेता रहेगा, पिंच करेगा। तो उन्होंने जुआ नहीं खेला, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो जुलाई में ना करते, तो नवंबर में करना पड़ता, तो क्या नवंबर में हालात बेहतर हो जाने थे? नहीं। इसलिए उन्होंने सही किया। अब ये कि उनकी पार्टी के ये रिज़ल्ट जो है, ये ऋषि सुनक की पॉलिसीज़ की नाकामी या कामयाबी का नतीजा नहीं है, बल्कि 14 बरस की जो कंज़र्वेटिव्स की पॉलिसीज़ का जो क्या कहते हैं कि लुब्बे-लुबाब जो बना, वो इन रिज़ल्ट्स में हमें अब नज़र आया आके। क्योंकि पहले एक हवा बेहतर, थी, फिर पहले ये था कि बेहतर सर। हमें जॉइन किया फरज़ाना अफ़ज़ल साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपका। ये फ़रमाइए कि ऋषि सुनक को क्या इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल नहीं रही? क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियन कम्युनिटी की है, कि जो कि बरतानिया में आबाद है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं कि क्या उनको इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल नहीं रही जिसकी वजह से उनको ये सेटबैक लगा? दीगर अवामिल भी हैं, तो आप पर्टिकुलरली इस पर अगर कुछ कहें तो? मैं ऐसा नहीं समझती कि उनको इंडियन कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल नहीं थी या कम सपोर्ट मिली है, इसकी वजह से जो है वो इलेक्शन में उनको ये नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये इनफैक्ट सारे कुछ जो है ना वो बिल्ड अप होती हैं चीज़ें। 14 ईयर से, जैसे अभी हमारे जो दूसरे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, ये 14 साल से चीज़ें बिल्ड अप हो रही थी। बहुत सारी उन्होंने गलत पॉलिसीज़ की हैं, सबसे बढ़कर ये कि जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो बहुत गलत रही है, और ऋषि सुनक के जो करीबी साथी थे, गवर्नमेंट है, और इन लोगों ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने ऑफेंड किया है, और रेसिज़्म के हवाले से उन्होंने बहुत इस किस्म की गुफ्तगू की है, रिमार्क्स पास किए हैं, तो लोगों में एक बड़ा गम और गुस्सा था। दूसरी बात ये है कि यूक्रेन की जो जंग की वजह से फिर ब्रेक्ज़िट हुआ, टोरीज़ के दौर में, कंज़र्वेटिव के दौर, तो ये सारी चीज़ें, ब्रेक्ज़िट हुआ, वॉर्स जो हैं हो रही हैं, वॉर्स को फंडिंग की जा रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मिला के ये हुआ है। इसमें कम्युनिटी की सपोर्ट होना या ना होना, मेरा ख़्याल है वो इतना मैटर नहीं करता। ये एक नेशनल डिसीजन था, एक पूरी कौम में ये गुस्सा पाया जाता था कि ये जो है कंज़र्वेटिव्स ने कंट्री के लिए या नेशन के लिए, या और फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, जैसे देखें ना, बोट्स का जो है कर रहे हैं कि बोट्स को वापस भेज दिया जाए, बहुत ही क्रूअल चीज़ की है कि उनको वापस समुद्र में धकेला गया बहुत सारी बोट्स को, और फिर अब ये पॉलिसी बना दी कि वो जो भी आएँगे इल्लीगली, उनको बजाय यूके में रखने के वहाँ पे रवांडा भेज दिया जाएगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ। इन अ वे ये बात सही है कि यूके में वाक़ई इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है।
उनको अकोमोडेट कंट्री के लिए आसान नहीं है। लेकिन जो मैं किसी पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कर रही, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं बात करूंगी कि इसको जो है इनको चाहिए था कि बजाय ये कि रुआंडा पॉलिसी बनाते, और हम शुरू से मैं लिखती रही हूँ उस बारे में, मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ, आपको ने शायद मेरे पास टाइम जी, थोड़ा जी। है तो इसलिए मैं बात बड़ी जल्दी कर रही हूँ। तो इसको क्रैक डाउन करने की जरूरत थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां से चैनल स्टार्ट होता है, जहां से एजेंट्स लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को बुक करते हैं कि जी हम आपको भिजवाते होते हैं, वहां से लोग लाखों रुपए लगा के अपने अपनी कंट्री से जहां से भी आ रहे हैं। फिर दूसरी बात ये, लोग वॉर टॉर्न कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं, वहां पे रहने की कोई जगह नहीं है, और वो लोग बजरिया फ्रांस का जो समंदर है वो यहाँ पर आते हैं यूके में। तो बजाय, और फिर वॉर्स को भी अफोर्ड कर रहे हैं, जो वॉर्स के लिए जो बेचारे उजड़े पुजड़े लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, आप उनको यहाँ आने भी नहीं दे रहे। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी इज दिस? सो दिस इज सो क्रूअल। तो ये है, और इसके अलावा महंगाई देखें कितने है, रिसेशन इनके टाइम में आया है, ब्रेक्सिट हुआ, कोविड चलो एक ग्लोबल थी वो परेशानी सबको हुई है, आउटब्रेक हुआ ग्लोबल का, इसका ग्लोबली इसका सब पे इम्पैक्ट हुआ, और उसकी वजह से भी, और बहुत सारे फिर बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने काफी मिस्टेक्स की, तो काफी सारी चीजें जो है सारा कुछ ये बिल्डअप होते हैं अवामिल। और ये कौम जो है बहुत वेल अवेयर्ड, जो नेशन है यूके के लोग ऐसे नहीं है कि जैसे हम दूसरे कंट्रीज में देखते हैं कि बस एक बत्ती के पीछे लगा दिया ट्रक की। इट्स नॉट लाइक दैट। लोग बड़ा सोच समझ के जो है वो पूरा अपने आप को फुली इन्फॉर्म्ड रखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या हैं। तो टोरीज ने इस बारे में नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज दोनों बहुत खराब है। एनएचएस इज डाइंग, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यहाँ की, और लोगों का अब जो अपॉइंटमेंट का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत लंबा है, लिटरली मंथ्स एंड मंथ्स, मतलब लोग बीमार होकर मर जाएं उसमें, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं आपको मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत जी, ही स्लो, कई महीनों के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर हाउसिंग है कम है, फिर उसमें जो है जैसे कि उन्होंने फंडिंग कट कर दी, जैसे अभी हमारे गेस्ट बता रहे थे, तो वो फंडिंग की कमी की वजह से बहुत सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सर्विस, सोशल वेलफेयर जो है वो इम्पैक्ट हुई है उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब मिलके, और फिर इस तरीके से जो रिएक्शन है एक टाइम पे फिर बाहर आता है। और 14 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि उन्होंने यहाँ पे रूल किया है, और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक कैपिटलिज्म है बेसिकली, द कैपिटलिस्ट। तो जो लेबर पार्टी का जो उनका जो एक मैनिफेस्टो है, जहाँ उनकी जो पॉलिसीज हैं, तो वो ये है कि बेसिकली लेबर पार्टी मीन्स के लेबर के लिए, कि एक फॉर द आम जो वर्कर्स कम्युनिटी है उनके लिए ये है। तो विच इज गुड, सो लेट्स सी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि लेबर पार्टी ने जो अपना स्लोगन बनाया था, वोट फॉर चेंज, हैशटैग वोट फॉर चेंज, सो लेट्स सी कि एक्चुअली ये वोट फॉर चेंज लाते हैं या नहीं। लेकिन मैं इसमें आपकी बात में थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि जो फलस्तीन और जो इसराइल की जो जंग चल रही है, उसकी वजह से लेबर पार्टी को थोड़ी सी सपोर्ट कम मिली, जो वोट्स टूटे, जो वर्कर्स पार्टी जो जॉर्ज गैलवे ने बनाई थी उसकी तरफ से वोट टूटे, और रिफॉर्म्स पार्टी दूसरी। लेकिन बहरहाल मेजोरिटी उन्हीं को गई है, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने फिर भी लेबर पार्टी को वोट दिया है, बिकॉज एक स्ट्रेंथ है, एक बड़ी पार्टी, एक नाम है, और इस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन ये जरूर थोड़ी सी नाराजगी है कि कियर स्टामर से, जो लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, जो इस वक्त वो बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अभी टीवी पे वो दिखा रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी बता देती हूँ यहाँ का जो जी, सीन जी। चल रहा है। वहां पे सब लोग जमा है, और उनको जो है वो जो ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने फॉर्मली रिजाइन कर दिया है अपनी पार्टी से आज। ऑब्वियसली जो तरीका होता है कि एक उतरेगा और फिर दूसरा जो है वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो है वो बस सेरेमनी वहां पे शुरू होने वाली है, किंग को मिलने के लिए जो है वो जाएंगे सर कियर स्टारमर, और वहां पे उनसे एक बाकायदा एक सेरेमनी होगी, इजाजत मांगे कि आप इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करूं। तो आज तो ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज यहाँ पे हो रही है, बहुत हिस्टोरिकल शुक्रिया। मोमेंट है, हिस्टोरिकल इलेक्शन है। जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, थैंक यू। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। बरतानिया की इंतखाबी सूरत हाल पर वक्फे से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, सबीना साहिबा, आम तौर पे तो इलेक्शन में मंशूर और वादों की पासदारी बरतानवी सियासत का हिस्सा रही है। इस मर्तबा एक नया एलिमेंट आ गया, वो था गजा की जंग, गजा के ऊपर बयानबाजी और गजा की जंग बंदी की करारदाद।
तो उसने इलेक्शन को किस हद तक मुतासिर किया या नताइज को? देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, 10% हो सकता है किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जीते हैं जिन्होंने ग़ज़ा की बेस के ऊपर इलेक्शन लड़े, जैसे खालिद एक एमपी थे हमारे पाकिस्तानी निज़ाद, वो एक आज़ाद कैंडिडेट से हार गए हैं और ये लेबर का एक अच्छा और बड़ा नाम था। तो मेरे ख़्याल से उनके मुखालिफ ने जो है वो ग़ज़ा की ही कैंपेन की और उसके ऊपर वो हार गए। तो नॉट एवरीवेयर सारे इलेक्शन पे इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। अगर ऐसी बात होती तो मेरे ख़्याल से तमाम फिर सारे मुसलमान ही जीतते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यस, ये आप कह सकते हैं कि इसमें टोरी पार्टी की फ्लॉप जिसको बोलते हैं ना पॉलिसीज़ की वज़ह से, और 14 साल इतना लंबा दौर, आपको पता है वैसे भी एक ह्यूमन नेचर है, जब इतना लंबा दौर रहे और फिर अभी जो पास्ट 5 इयर्स के दौरान आप देखें कितने इनके प्राइम मिनिस्टर गए, इनका लीडरशिप का फेलियर रहा। एक के बाद एक जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो रिज़ाइन देके जा रहे थे, तो वो पब्लिक के ऊपर भी इनका ट्रस्ट लेवल जो है वो कमज़ोर होता चला गया। तो इसमें बहुत हद तक मैं कसूर जो है वो टोरी पार्टी को ठहराती हूँ। उनकी गलत पॉलिसीज़ की वज़ह से, उनके लैक ऑफ लीडरशिप की वज़ह से ये सारा कुछ उनको ये दिन देखना पड़ा है, और ये मेरे ख़्याल से ओवर 100 इयर्स के बाद इतनी उनको बुरी इबरतनाक जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इसका टोटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो गाज़ा नहीं है, टोरी पार्टी खुद से है। सफीना जी, ये एशियन और पाकिस्तानी कैंडिडेट्स का जो तनासुब है वो क्या रहा और सूरत हाल कैसी रही उनके लिए? देखिए, पाकिस्तानी कैंडिडेट भी जीते हैं और ऐसा नहीं है कि वो कुछ हारे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया बड़े प्रोमिनेंट नेम जो थे वो हार भी गए हैं। एक एहसन साहब थे वो भी हारे हैं, खालिद साहब थे वो भी हारे हैं, इस तरह से और नाम भी जो है वो हारे हैं। तो पाकिस्तानियों का मिला-जुला रुझान रहा है। बाज़ पाकिस्तानी ऐसे जीत गए हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, जिनको किसी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए। तो मिला-जुला रुझान रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के रिलेटेड, जो आप कह सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी नशात खवातीन का कमबैक हुआ? वैसे कई बड़े जी, नाम हैं, काफ़ी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तानी ख़वातीन का ही कमबैक नहीं हुआ। मेरे ख़्याल से हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है। 242 2019 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 224 समथिंग या 20 था जो रेशियो था। उसके बाद बरतानिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है। तो मुझे तो ख़वातीन आने वाले वक़्तों में ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को तो हम क्रिटिसाइज़ करते ही हैं कि वहाँ ख़वातीन को इतना राइट नहीं मिलते हैं, लेकिन बरतानिया जैसे जमहूरी मुल्क के अंदर भी ख़वातीन की कमी महसूस की जाती थी, और यहाँ पर अब 242 का रेशियो जो है वो पूरा हुआ है। ये हम ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि हमें अपना मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन नज़र आ रहा है। नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से हमें इस मुल्क की बात करनी चाहिए। नॉट ओनली कि हम पाकिस्तानी हैं, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जो तादाद है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए कौन-सी चीज़ें ऐसी थीं जिनको आप ये समझती हैं कि सरप्राइज़ हुआ? सरप्राइज़ मेरा ख़्याल नहीं था कि टोरी पार्टी इतनी बुरी तरह से हारेगी। मुझे कहीं गुमान था कि शायद ये बैलेंस करने के चक्कर में हंग पार्ले में ना आ जाए, लेकिन जीत तो कन्फर्म थी लेबर पार्टी की, लेकिन इतनी मतलब मेजॉरिटी से वो उड़ा के रख देगी टोरी पार्टी को, ये सरप्राइज़िंग है मेरे लिए। अच्छा, जॉर्ज गैलोवे, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको एज़ाज़ भी दिया हुआ है। फ़लस्तीन के वो बड़े एक दाई हैं कई अशरों से, और हर मर्तबा वो जीतते भी रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से जीते हैं। इस दफ़ा उनकी भी हार हो गई, ये हार हो क्या गई। सिलसिला हुआ? हाँ, देखिए, मैं ये भी अब मैं रिलेट करूँगी अब अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। देखिए, हर मुल्क की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो उनके अपने इंटरेस्ट हुँ, होते हैं, अपनी रियासत के लिए, और मैं इसको बुरा नहीं समझती। उनको जस्टिफ़ाई करती हैं हर रियासत को अपने मफ़ादात को फुलफ़िल करना। इसी तरह से मेरे ख़्याल से हमारी बरतानिया की रियासत को जॉर्ज गॉलवे सूट नहीं कर रहे थे, और शायद लोगों ने भी उनको इतना अपील नहीं किया, जिसकी वज़ह से उनको इतनी शिकस्त मिली है। हालाँकि यहाँ पर तो हर बड़े-बड़े जो है वो लोग जो कभी जीते नहीं वो जीत रहे हैं, और जिनकी विक्ट्री 14 साल के बाद हुई है और जो 100 साल के बाद टोरी पार्टी हारी है, तो वहाँ मुझे लगा था कि जॉर्ज गॉलवे जीत जाएगा। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय, आई कुड बी रॉन्ग, कि हमारी रियासत नहीं चाहती थी कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने।
अच्छा, एक और फड्डेबाज सियासतदान पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, नाइजल फराज। तो लोग अभी से कहना शुरू कर दिया कि यार पता नहीं ये बंदा जाके क्या हालत करेगा। नहीं नहीं, मैं तो उनको एक अच्छा एडिशन समझती हूँ। पता अच्छा, नहीं लोगों की राय क्या है। देखिए, अगर कोई भी एक इतनी ओवरवेलमिंग जब किसी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो उनको चैलेंज करने वाला भी कोई ना कोई पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक हो। तो मेरे ख्याल से वो उनके आने से मुझे पार्लियामेंट में बड़ा बैलेंस महसूस होगा। वो आएंगे क्योंकि टोरी पार्टी वाले जो है वो पहले ही बहुत डाउन है, वो उस तरह से शायद परफॉर्म ना कर सकें जिस तरह से वो उनको करना चाहिए। तो ऐसे जो जब चेहरे पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो लेबर पार्टी को भी जरा वो होशियार रहेंगे कि हमने ज्यादा हैंकी पैंकी की तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे तो वो एक अच्छा और पॉजिटिव चेहरा लगे हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि एक तरफ बहुत ही टिल्ट कर गया है हमारा जो ताकत का महवर। तो अच्छा है, ऐसे चेहरे होने चाहिए। वो कुछ कर तो नहीं सकते, बोल सकते हैं, तो अपनी उनकी आवाज हमें सुनने को मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर। मतलब आप उम्मीद कर रही हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक हमें आता रहेगा वहां से। जी जी, देखिए ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के सन सरवर स्कॉटलैंड से लेबर पार्टी को लीड कर रहे जी, थे। लेबर पार्टी को सपोर्ट कर। अच्छा, वो ऐसा लगा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे स्कॉटलैंड से, क्या कहिएगा? अभी तक पूरी उनकी नहीं पता है कि कितनी सीट्स हैं। मुझे लगता है उनको थोड़ा-सा टफ टाइम मिलेगा। शायद वो उनको बहुत ज़्यादा लॉबिंग का काम करना पड़ेगा, तो शायद उनकी तरफ टिल्ट करे, क्योंकि लेबर पार्टी का बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ लेबर पार्टी जिसको फेवर करेगी वो उसको भी, अगर वही कैंडिडेट है तो हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन मुझे वहाँ का अभी नंबर्स का सही मुझे अंदाजा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज़्यादा अच्छा, ललन थैंक ललन यू की वेरी तरफ मच। ही रही हूँ आज। मैं ज़्यादा इधर ही सोचती हाँ, रही, इधर ही नंबर काउंट नहीं, करती उनकी रही हूँ। उनकी 38 सीटें आई हैं और अच्छा। दूसरी जमात की 36 हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो ये एजाज एक दफा फिर पाकिस्तानी नजात के हिस्से में आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सफीना खान, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बरतानिया की इंतखाबी सूरत हाल और उसके बाद आने वाले नताइज और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत और दीगर इम्कानात पर गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।